दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और लेटेस्ट आईपीओ जो कि आज ही के दिन 9 नवंबर को ओपन हुआ है उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों कंपनी का नाम है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों हम इस वीडियो में कंपनी के टोटल बिजनेस मॉडल को समझेंगे, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स का भी डिटेल एनालिसिस करेंगे और हाँ जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। साथ ही में आईपीओ के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स हैं जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स या करंट जीएमपी, सब्सक्रिप्शन स्टेटस और कंपनी कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकती है, ये सब इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। तो दोस्तों 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1984 एंड 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड is an NBFC and NBFC stand for non-banking finance company and it providing secured business loans to micro entrepreneurs and self-employed individuals। तो दोस्तों ये लोन देने का काम करती है मेनली माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें स्मॉल लोन्स देती है जिसकी रेंज मेनली 1 to 10 लाख के बीच में होती है। और दोस्तों द कंपनी हैज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ अबाउट 311 ब्रांचेस and spread across 8 states and 1 union territory, approximately 150 districts across India, with Tamil Nadu, Andhra Pradesh, तेलंगाना, कर्नाटका being the key states। तो दोस्तों इसकी जो मेनली रीच है या फिर प्रेजेंस है वो साउथ ऑफ इंडिया में ज्यादा है। एंड फ्रेंड्स 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड has created a business model based on identifying an appropriate risk framework and an ideal installment to income ratio to make sure that the customers have the resources to pay the loan after meeting their regular obligations and other event based capital requirements। तो दोस्तों इसने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, फ्रेमवर्क तैयार किया है जो ये स्मॉल लोन्स देती है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स या फिर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, इसका रिपेमेंट विद इंटरेस्ट आसानी से हो जाए। मतलब इस कंपनी में जो नेट एनपीए है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं किसी भी बैंकिंग या फिर एनबीएफसी कंपनी के, तो वो जितना ज्यादा कम होता है उतना ही कंपनी को अच्छा माना जाता है। उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी अपने कस्टमर्स को कितना अच्छे से जानती है। तो इस कंपनी ने जो अपना मॉडल बनाया है उसमें तरीका क्या है लोन देने का। जब भी ये कंपनी किसी को लोन देती है तो स्मॉल लोन देती है, जैसे 1 से 10 लाख के बीच के लोन। और जब ये लोन देती है तो मेनली ये करती क्या है कि जो पर्सनल है जिसे ये लोन दे रही है उसके बदले उससे जो पेपर्स लेती है वो नॉर्मली लेती है, जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड होम के, मतलब जो बंदा जिस घर में रह रहा है उसी घर के ये पेपर लेगी। अब मान लीजिए कि अगर उसकी वैल्यू 10 लाख की है तो जो उसे लोन दिया जाएगा उस घर के बदले में वो दिया जाएगा 3 से 4 लाख का, मतलब 30 to 40% का ये लोन देती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसके जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं लोन रिपेमेंट की विद इंटरेस्ट। तो ये काफी अच्छा एक स्ट्रेटेजिक मॉडल इसने तैयार किया, अच्छा एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जो कि इस कंपनी का एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। And friends, company's headquarters is in Chennai, Tamil Nadu, and about 4,306 employees. Company has provided loans to more than 1,85,000 customers in total, जो कि काफी वास्ट है, काफी एक बड़ा कस्टमर रेंज है इसके पास। And they had an active loan base of 2,30,175 and 2,17,745 on June 30, 2022 with more than 30,000 million AUM। दोस्तों यहाँ AUM का मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट। द कंपनी हैज एन फास्टेस्ट AUM ग्रोथ अमॉन्ग्स द कंपेयर्ड पीयर्स। तो दोस्तों जैसे और भी कंपनी है जैसे AU स्मॉल फाइनेंस, तो इस तरीके की जो कंपनी होती है जो स्मॉल लोन्स देती है उसमें इसका जो ग्रोथ है एसेट अंडर मैनेजमेंट का, जितने एसेट्स को ये संभाल रही है और कितने लोन्स ये बांट रही है, इसमें काफी अच्छी एक ग्रोथ देखने को मिली है। अब दोस्तों और भी बाकी जानकारियां देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स द typical loan ticket range between 1 to 10 lakh for tenure of about 7 years। तो दोस्तों ये जिस तरीके के लोन देती है उसकी जो रेंज होती है वो 1 to 10 lakhs की रहती है और नॉर्मली जो टेन्योर होता है उस लोन का जो पीरियड होता है लोन रिपेमेंट का वो नॉर्मली 7 इयर्स का रहता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कंपनी फाइनेंशियल्स की, क्योंकि किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एप्लीकेशन या बिडिंग डालने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों उसमें भी सबसे जो जरूरी फिगर होता है वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों 31 मार्च 2020 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल करके इसका आया था वो था 261 करोड़ का, जो कि काफी एक मैसिव काफी अच्छा फिगर है। उसके बाद 31 मार्च 2021 में एक साल बाद दोस्तों यह फिगर निकल करके आया था 358 करोड़ का। तो काफी अच्छी एक ग्रोथ देखने को मिली है इसमें। एंड फ्रेंड्स 30 जून 2021 में नेक्स्ट क्वार्टर में इसकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 101 करोड़ का। उसके बाद 31 मार्च 2022 में, मतलब एक साल बाद इसके,
यह फिगर था 453 करोड़ का। तो देखिए यहाँ भी काफी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद 30 जून 2022 जो कि लास्ट क्वार्टर था, उसमें देखा जाए तो 139 करोड़ का प्रॉफिट इसने दर्ज किया था। तो दोस्तों प्रॉफिट वाइज ये कंपनी काफी अच्छी है और काफी अच्छा काम कर रही है। टोटल एसेट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों 2020 में इसके जो टोटल एसेट्स थे वो थे 4353 करोड़ के, जो कि अब बढ़ करके जून क्वार्टर 2022 में हो गए थे 6471 करोड़ के। तो इसमें भी काफी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एंड फ्रेंड्स टोटल रेवेन्यू की बात कर ले तो 787 था, फिर 1051 था, फिर जून क्वार्टर 2021 में 300 करोड़ का था। उसके बाद मार्च 2022 में एक साल बाद यह फिगर था 1256 करोड़ का। तो इसमें काफी एक लगातार ग्रोथ देखने को मिली है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ये कंपनी। एंड 30 जून 2022 जो कि लास्ट क्वार्टर था, इसमें 339 करोड़ की इसके टोटल रेवेन्यू निकल करके आई थी। अब नेट वर्थ चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों 1944 से बढ़ करके ये अब 3856 करोड़ की हो गई है। तो इसमें भी हमेशा ग्रोथ देखने को मिली है, कंसिस्टेंटली इसमें भी ग्रोथ देखी गई है। एंड बोरोइंग्स की बात करें तो दोस्तों साल 2020 में ये बोरोइंग थी 2363 की, जो कि अब बढ़ करके 2520 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, चाहे टोटल एसेट्स, चाहे टोटल रिवेन्यू या फिर नेटवर्थ, तो कंपनी ने हर जगह काफी अच्छा परफॉर्म किया है, फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन नेट वर्थ की। तो दोस्तों यह फिगर है 13.47% का, जो कि काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 16% का है, ये भी काफी एक अच्छा फिगर है। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये जितना जीरो के नजदीक होता है उतना अच्छा है, और ये 0.69 है, तो ये भी काफी ठीक ठाक सा फिगर है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो दोस्तों यह फिगर निकल करके आता है 16 का, यह भी काफी ठीक है। एंड प्राइस टू इक्विटी की बात करें दोस्तों तो यह फिगर है जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। तो ये रेंज है 20 to 30 की। और दोस्तों इसके जो पीयर हैं, पीयर कंपनीज हैं, जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उसका भी अराउंड 30 to 40 के चल रहा है। तो इसे ना तो ज्यादा ओवर वैल्यूड माना जाएगा, ना तो अंडर वैल्यूड माना जाएगा, मतलब एक नॉर्मल पीई पे ये कंपनी और नॉर्मल वैल्यूएशन पे ये कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो बहुत ज्यादा स्लॉट तो इसने लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं छोड़ा है, पर ये ऐसा भी नहीं कहा जाएगा कि बहुत ओवर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है कि कंपनी अपने आईपीओ को किस लिए लेकर के आई है, क्या रीजन है आईपीओ लाने के पीछे। तो यहीं पे इसकी एक दिक्कत दिखाई देती है, जो मुझे लगता है कि एक ये बहुत बड़ा इशू है इस कंपनी के साथ, इस आईपीओ के साथ। तो दोस्तों द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फॉर ऑफर एंड ऑल सच प्रोसीड्स विल गो टू द सेलिंग शेयर होल्डर्स। तो दोस्तों जो भी ये पैसा इस आईपीओ से रेस करेगी, उससे कहीं और पैसा लगाने नहीं वाली, कोई फ्रेश इशू नहीं है इसमें। सब कुछ ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो पुराने स्टेक होल्डर्स हैं वह अपने जो हिस्सा है उसको बेच करके पैसा बटोरना चाह रहे हैं या फिर पैसा रेज करना चाह रहे हैं, अपने लिए पैसा लेना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू जो इस आईपीओ का निकल करके आया है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट है इस आईपीओ के लिए। अब दोस्तों आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ की जो डेट होने वाली है दोस्तों, आज ही के दिन 9 नवंबर को इसकी ओपनिंग रही है और 11 नवंबर इसकी क्लोजिंग होने वाली है। दोस्तों फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 पर शेयर की इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस की बात करें तो 452 474 की इसकी रेंज दी गई है, प्राइस बैंड दिया गया है। लॉट साइज इसका 31 शेयर्स का है। इशू साइज की बात करें दोस्तों तो 1960 करोड़ की ये इशू लेकर के आई है, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, इसमें फ्रेश इशू नहीं है। सारा का सारा मतलब 1960 करोड़ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। यही इसकी एक थोड़ी सी दिक्कत भी है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई और बीएसई दोनों में ही होने जा रही है। क्यूआईबीस की शेयर की बात करें तो दोस्तों 50% का कोटा क्यूआईबीस के लिए है, 15% का कोटा एचएनआईस के लिए है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, हम और आप जैसे लोगों के लिए इसमें जो कोटा है वह भी काफी ज्यादा है। 35% का कोटा इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। तो आईपीओ की ओपनिंग जैसा हमने देखा कि 9 नवंबर को होगी, क्लोजिंग डेट 11 नवंबर रहने वाली है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, इस दिन आपको पता चलेगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं। वह डेट होगी 16 नवंबर की। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपको रिफंड 17 नवंबर को दे दिया जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे शेयर्स 18 नवंबर को। और दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है वो 21 नवंबर को होने जा रही है। और दोस्तों बात कर ले कि कितना अमाउंट लगेगा एक बिडिंग के लिए, एक एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट के लिए मतलब 31 शेयर्स के लिए अमाउंट लगेगा आपको 14,694 का। और दोस्तों बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्री इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न जो इस कंपनी में था वो था 40.07% का, जो कि आफ्टर आईपीओ इशू होने के बाद वह रह जाएगा 33.65% का। नॉर्मली दोस्तों जो कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आती है, तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न 50 के नीचे हो जाता है तो उसे नेगेटिव साइन माना जाता है। लेकिन किसी बैंकिंग या फिर एनबीएफसी कंपनी में यह हिस्सेदारी बहुत ज्यादा किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी के पास या एक प्रमोटर के पास नहीं होती, तो ये फिगर नॉर्मली 30 to 40 के अराउंड ही रहता है। तो इसमें बहुत बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण फिगर,
क्योंकि अगर किसी भी हमें आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसकी डिमांड चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब डिमांड 2 या 3 तरीके से पता चलती है। पहला तो है कि सब्सक्रिप्शन फिगर जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिन निकल करके आ रहे हैं उससे डिमांड का आइडिया लगता है। सेकंड है ग्रे मार्केट प्रीमियम, ग्रे मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है, सब्जेक्ट टू सौदा रेट क्या चल रहा है। और दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो क्यूआईबीज होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इसमें कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो इससे डिमांड का पता चलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि सब्सक्रिप्शन फिगर जो कि फर्स्ट डे की एंडिंग में, फर्स्ट डे फाइनल होने पर कितने निकल करके आए हैं। तो देखा जाए तो जो टोटल फिगर ही निकल करके आया है ये है 0.02% का। तो दोस्तों ये अभी तक ओवर सब्सक्राइब भी नहीं हुआ, मतलब फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया फर्स्ट डे के एंडिंग में, जो कि एक नेगेटिव साइन है। क्योंकि अगर कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आ रही है और फर्स्ट दिन वह टोटली सब्सक्राइब भी नहीं हो पा रही, फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पा रही, तो ये काफी नेगेटिव माना जाता है। क्यूआईबीस को देख ले दोस्तों, तो उन्होंने 0.03 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया है। एनआईआईस की बात करें तो 0.01 टाइम। बिग एनआईआईस की बात करें तो अभी तक इसमें कुछ भी देखने को, डिमांड देखने को नहीं मिली। स्मॉल एनआईआईस ने इसको 0.01 टाइम्स, और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी इसमें काफी कम इंटरेस्ट दिखाया है। नहीं तो आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर, जो भी एक अच्छी कंपनी होती है, अगर उसमें डिमांड होती है तो उसमें काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसमें अभी तक 0.03 टाइम ही सब्सक्राइब किया है। और दोस्तों इसका एक और मेजर रीजन है कि अभी मार्केट में कई सारे आईपीओ आए हुए हैं, तो जो पैसा भी है वो डिवाइड हो चुका है काफी सारे आईपीओ में। तो जो आईपीओ काफी अच्छा परफॉर्म करेगा सिर्फ उसमें ही ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा और उसी में लिस्टिंग गेन्स के चांसेस भी अच्छे रहेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लाइव जीएमपी की। तो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या दिखा रहा है, तो दोस्तों बात करते हैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस कंपनी की। तो इसके अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो उसमें अभी भी अपसाइड जो है वो सिर्फ 1.90%, मतलब जो लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद इसमें नजर आ रही है वो सिर्फ 1 से 2% का ही शो कर रहा है। मतलब ग्रे मार्केट में भी अभी कुछ खास डिमांड इसकी देखने को नहीं मिल रही है। और दोस्तों बाकी आईपीओ के रिगार्डिंग भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ग्रे मार्केट में किसमें कितनी डिमांड है। तो की स्टोन रियल्टर्स का भी आईपीओ आने वाला है दोस्तों, ये 14 नवंबर को ओपन होगा। इसमें भी ग्रे मार्केट में अभी कोई डिमांड नहीं है। वही आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी एंड की अगर बात करें तो ये 11 नवंबर को ओपन होगा और 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों। इसकी ग्रे मार्केट में थोड़ी सी डिमांड देखने को मिली है और इसके लिस्टिंग गेन्स अभी तक 12.31% के अपसाइड शो कर रहे हैं। वहीं केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें दोस्तों, तो इसमें थोड़ी सी डिमांड है, 2.21% के अभी जीएमपी में अपसाइड दिखा रहा है। वहीं आर्चन केमिकल की बात करें दोस्तों, तो इसमें थोड़ी ज्यादा डिमांड है, 18.43% के लिस्टिंग गेन्स ये ग्रे मार्केट वाइज अभी शो कर रही है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन्स अगर बात करें 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो उसमें तो नजर नहीं आ रहे हैं। पर हम चेक करेंगे फर्स्ट डे और सेकंड डे के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को, और थर्ड डे 12 बजे के अराउंड इसमें फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। पर जिस हिसाब से ये कंपनी अपने ऑफर फॉर सेल को लेकर के आई है, फ्रेश इशू इसमें कुछ भी नहीं है, तो मेनली ऐसी सोच इसमें बना सकते हैं क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं कि अगर इसमें लिस्टिंग के लिए अप्लाई ना करें, बाद में लिस्ट होने के बाद कभी अगर ये सही वैल्यूएशन पे अपने आती है तब इस पे अगर लगाया जाए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। और दोस्तों बाकी आईपीओ के रिगार्डिंग भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं, तो अगर आप चाहते हैं उनके बारे में भी डिटेल एनालिसिस देखना और समझना तो आप आई बटन पे क्लिक कर इसे देख सकते हैं। दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।